हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे और कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हमने स्टडी करी थी और न्यूमेरिकल सॉल्व करी थी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब नेक्स्ट उसी सीक्वेंस को फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम अभी एक क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल है, जो कि मोलालिटी और मोलैरिटी के बीच के रिलेशंस मतलब उसका यूज़ करना पड़ेगा हमें। तो उसी रिलेशन के साथ हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम करने जा रहे हैं, ठीक है। So the question is, calculate the molarity of 2 molar aqueous solution of NaCl solution। ठीक है, aqueous solution किसका है, NaCl का है, और उसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है मोलारिटी। क्या गिवन है, हमें मोलालिटी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक रिलेशन पढ़ा था मोलारिटी और मोलारिटी के बीच में, पहले वो यूज़ करते हैं, उसके बाद मैंने बोला था कि हम यूनिटरी मेथड से भी ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, स्मॉल m इज इक्वल्स टू 1000 इंटू कैपिटल M और 1000 इंटू D फॉर डेंसिटी माइनस मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। ओके, अच्छा इसकी हमने डेंसिटी नहीं दी ना, तो डेंसिटी ले लेते 1.15 ग्राम पर ml। क्लियर, और ये पूरे के पूरे सॉल्यूशन की है डेंसिटी हमारे पास, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है 1000 इंटू मोलैरिटी हमें निकालना है, क्लियर। ओके, और मोलैरिटी गिवन है हमें, कितने गिवन है, 2, डेंसिटी है 1000 इंटू 1.15 माइनस मॉलिक्यूलर मास NaCl का कितना हो जाएगा, तो Na का होता है 23 प्लस Cl का 35.5, टोटल कितना हो गया 58.5 और मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। क्लियर, ओके। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1150 माइनस 58.5 m, और ये सारा इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 1000 इंटू m। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2300 माइनस 11 117.0, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, m इक्वल्स टू 1000 इंटू m। अब m वाली टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और क्या कैलकुलेट कर लेंगे हम, मोलैरिटी, ठीक है। ओके, तो 2300 है इक्वल्स टू 1000 m प्लस 117.0 मोलर, ये टोटल कितना हो जाएगा 1170 मोलर और 2300। अब हमें m फाइंड आउट करना है, तो m कितना आ जाएगा 2300 डिवाइडेड बाय 117.0, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये क्या है मेरे पास 117 ना, तो 117 और 2300 को डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 1053। नाइनटीन 19.5 के अराउंड अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, मैं अप्रॉक्सीमेट निकाल रही हूँ, कैलकुलेशन आप लोगों ने एक बार कर लेनी है अच्छे से, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी 19.5 मोलर। क्लियर, तो एक तरीका तो हो गया कि अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न है तो अप्लाई कर दो, ठीक है, वैल्यू जो जो गिवन है वो डाल दो और जैसे वैल्यूज डालोगे आंसर हमारे पास आ जाएगा। बट अगर मान लो किसी को फॉर्मूला ही ना याद रहे तो क्या करेंगे हम, यूनिटरी मेथड से करेंगे। अब यूनिटरी से कैसे करेंगे,
सबसे पहले हमें गिवन क्या है, 2 मोलैरिटी। अब 2 मोलैरिटी का मतलब क्या है, ये क्या डिफाइन करना चाहता है, तो ये बताना चाहता है कि 2 मोल्स ऑफ NaCl dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है तो हमें ये पता चल गया ना कि वाटर का सॉल्यूशन है। इतना डाटा कवर हो गया, मुझे निकालना है मोलैरिटी। टू कैलकुलेट मोलैरिटी फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन। अब नंबर ऑफ मोल्स तो डायरेक्टली दे रखे हैं 2 मोल्स, बट वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो डेंसिटी गिवन है किसकी, सॉल्यूशन की। डेंसिटी अगर सॉल्यूशन की है तो वो किसके इक्वल आएगी, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं है, बट हम पता लगा सकते हैं कैसे, सॉल्वेंट इतना प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर आपको सॉल्यूशन का वेट निकालना है तो आपको ऐड करना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर, सॉल्वेंट पता है 1000 है, अब सॉल्यूट नहीं पता, बट सॉल्यूट के मोल्स तो पता है, तो मोल से मैं मास निकाल तो सकती हूँ, ठीक है। तो 2 मोल्स के लिए कितना हो जाएगा, तो 1 मोल का वेट है, कितना था, कितना निकाला था हमने, 58.5 ग्राम। 2 मोल का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 58.5, इट्स 117.0, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे ऐड कर दूं तो क्या मुझे मास ऑफ द सॉल्यूशन पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन पता चल गया, कितना आ जाएगा, 117,000 में ऐड करना है ना, तो आ जाएगा 1117.0, यही आएगा, ओके। अब मास पता चल गया, डेंसिटी हमें पता है, तो क्या वॉल्यूम निकाल सकते हैं, यस। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 117.0 है हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.15। क्लियर, तो इसे डिवाइड करेंगे, और अच्छा डिवाइड क्यों करना, डिवाइड एक साथ करते हैं। ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया, क्या मैं इसे यहां पे पुट कर सकती हूँ, ठीक है, कर सकते हैं ना पुट। तो अब हम करेंगे वैल्यू को पुट, अगर वैल्यू पुट करी तो ये कितनी बन जाएगी, 1117 इंटू 1.15। अब देखो ये था मेरे पास ग्राम, ये है मेरे पास ग्राम पर ml में था, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, जो वॉल्यूम आ रहा है ml में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लियर, ओके। तो 2 डिवाइडेड बाय 1117 इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1150 बन जाएगा, ओके। और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि हमें डायरेक्ट डिवाइड करना है ना, 2300, नीचे क्या आ जाएगा, 1117, क्लियर, ओके। अच्छा एक बार फिर से यहाँ पे चेक कर लो, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन जर्नल करी है ना, तुम लोगों ने अच्छे से करनी है, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि करना कैसे है। तो यहाँ पे अगर तुम चेक करो तो हमें एक और 1 लगाना था ना, 11170 आना था, 7.0, मतलब एक 1 यहाँ पे और आना था। आंसर 19.5 नहीं आएगा, क्योंकि ये 111 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 111 यहाँ पे एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो अगर पूरा कैलकुलेट कर लें हम, तो ये था 0.0, 7.0, तो मोलैरिटी कितनी आ गई, 2300 डिवाइडेड बाय 1117, क्लियर, ओके। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे भी तो सेम ही आ रहा है, इसका मतलब चाहे तुम यूनिटरी लगा लो, अगर आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद रहता है तो फॉर्मूला से क्या करोगे, सीधा ही आंसर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, आंसर हमारे पास आ जाएगा। फॉर्मूला कई बार याद नहीं रहता, इसलिए यूनिटरी मेथड जो है वो बेस्ट है, ठीक है। आप कभी भी भूल जाओगे, आप यूनिटरी मेथड लगाओगे, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है, क्लियर। तो अगर इसको पूरा डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। कैलकुलेशन आप एक बार खुद करोगे।
और चेक करोगे कि आंसर हमारे पास इस मेथड से और इस मेथड से सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि आनी तो मोलैरिटी वही है, बस हमने दो अलग अलग मेथड्स यूज किए। क्लियर? ओके। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। ठीक, सॉल्युबिलिटी होती क्या है? तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपने कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना दिया, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ने कितना सॉल्यूट अपने अंदर क्या करवा लिया? डिसॉल्व करवा लिया, उसे उसकी क्या बोली जाएगी? सॉल्युबिलिटी। बट ध्यान क्या रखना है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर चेंज करेगा तो सॉल्युबिलिटी चेंज होती रहेगी ना, मतलब वो डिसॉल्व करता जाएगा। जैसे अगर मैं अभी एक गिलास लूँ वाटर का और उसके अंदर शुगर मिक्स करना स्टार्ट करूँ, तो मान लो एक गिलास में हार्डली 4 स्पून जो है वो डिसॉल्व होगी शुगर। अब जैसे 5th डालूंगी वो डिसॉल्व नहीं होगी, क्योंकि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर उसकी क्या आ चुकी है? सॉल्युबिलिटी आ सकती, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है वो आ चुकी है। जितना वो डिसॉल्व कर सकता था उतना डिसॉल्व हो चुका है, अब और डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर मैं उसी वाटर को गर्म करना स्टार्ट कर दूं, ठीक है, और ज्यादा शुगर डालूं, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर के चेंज करने से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज दोनों कर सकती हैं, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, बट अभी के लिए कि अगर सॉल्युबिलिटी है तो आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर चेक करना पड़ेगा कि कितना सॉल्यूट उसके अंदर क्या कर रहा है? डिसॉल्व हो रहा है, वो उसकी क्या है? सॉल्युबिलिटी है। ओके, तो जब आप सॉल्यूशन बनाते हो सॉल्युबिलिटी की बेसिस पे, तो 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनते हैं। एक आता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब है कि जब जितना किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है वो डिसॉल्व हो सकता है उतना उसने डिसॉल्व कर लिया है, अब नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन दैट सॉल्वेंट, तो उस स्टेज को क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड लेवल या सैचुरेटेड स्टेज। और जो सॉल्यूशन बनेगा उसे क्या बोला जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब और उसके अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। तो अनसैचुरेटेड क्या है? जब आप और ज्यादा सॉल्यूट क्या कर सकते हो? आप डालते जा रहे हो घुल जा रहा है, और डाल रहे हो घुल जा रहा है, और डाल रहे हो क्या घुल जा रहा है, तो इसे क्या बोलोगे? कि अभी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमारे पास जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सॉल्युबिलिटी हम 2 चीज़ों में चेक करेंगे। वन इज सॉलिड इन लिक्विड एंड सेकंड इज गैस इन लिक्विड। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये सॉलिड इन लिक्विड? तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास में हमने किया था कि गैस सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है आपने सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है। गैस इन लिक्विड का मतलब गैस को डिसॉल्व किया लिक्विड के अंदर। तो इन दोनों केसेस में लिक्विड इज द सॉल्वेंट एंड गैस एंड सॉलिड आर द सॉल्यूट। सो इनकी अगर हम सॉल्युबिलिटी चेक करें तो जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो 2 फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक, ओके। तो अगर सबसे पहले बात करें हम सॉलिड इन लिक्विड में, कि जब सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया गया तो टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को, एंड सेकेंड इज प्रेशर। तो सबसे पहले ये बात याद रख लो कि प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है यहाँ पे। किसके केस में पढ़ रहे हैं हम? सॉलिड के केस में, बट इसका गैस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, ओके। तो हम क्या पढ़ेंगे फिर? टेम्परेचर के ऊपर फोकस करेंगे। अब जब हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस आएंगी। कैसे? जब आप सॉलिड को लिक्विड के अंदर डाल रहे हो तो हो सकता है रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक या फिर हो सकता है इट विल बी एंडोथर्मिक। तो उन्हीं 2 केसेस के बेसिस पे हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि सॉल्युबिलिटी कैसे इफेक्ट होगी। देखो, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। सबसे पहले ये टर्म्स वैसे तो आप लोगों ने सुन रखी हैं। एक्सो का मतलब है जहां पे क्या होगा? हीट, जब कोई रिएक्शन हो रही है तो हीट रिलीज करेगी। एंडो का मतलब है जहां पे हमें हीट क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। अब जब भी हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो हमारे पास जो हमारा सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है सॉल्यूशन के साथ। क्लियर? अब रिएक्शन अगर
एक्सोथर्मिक, फर्स्ट केस एक्सोथर्मिक के लिए ले लेते हैं। अगर आपकी रिएक्शन एक्सोथर्मिक का मतलब हीट लिबरेट करेगी, हीट लिबरेट हमेशा कहां करती है, प्रोडक्ट वाली साइड, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। क्लियर? ओके, तो हीट अगर लिबरेट कर रही है तो हीट मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखो हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, राइज कर दिया। अगर हमने टेम्परेचर राइज कर दिया, टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे हीट जो है वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज, और इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करेगा। कैसे रीस्टैब्लिश करेगा, तो देखो ये काम हमने किया ना कि टेम्परेचर बढ़ा तो हीट बढ़ गई, सिस्टम क्या चाहेगा, हीट को कम करना। अब वो कौन से डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, कि हीट कम हो जाए। अगर वो प्रोडक्ट बनाता है तो हीट और बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट तो हीट लिबरेट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन। और बैकवर्ड डायरेक्शन हमें ये बता रही है कि जो सॉल्यूशन में चीजें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स है, वो अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज। तो मैं 1 लिख देती हूँ सॉल्युबिलिटी। और अगर यही मैंने जो टेम्परेचर है वो कम कर दिया, तो अगर हमने टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे जो आपके पास हीट है वो भी कम हो गई। अब जैसे ही हीट कम हुई, ये काम हमने किया, सिस्टम क्या करना चाहेगा, हीट को बढ़ाना चाहेगा। कौन सी डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जैसे ही टेम्परेचर कम करोगे सॉल्युबिलिटी क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए हम ये पढ़ रहे हैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ नेक्स्ट फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है कि हीट देनी पड़ी, मतलब कौन सी साइड लिखोगे, हीट रिएक्शन साइड, रिएक्टेंट साइड लिखोगे। तो एंडोथर्मिक के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन, और यहां पे हमें हीट देनी पड़ रही है तो हमने लिखा हीट इन रिएक्टेंट साइड। ओके, अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हीट जो है रिएक्टेंट की वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज, और इक्विलिब्रियम हो जाएगा डिस्टर्ब। टू रीएस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां से नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। जो आपने काम किया उसके अगेंस्ट जाना चाहेगा वो। तो आपने हीट बढ़ाई है, वो क्या करना चाहेगा, हीट को कम कैसे करेगा, जब वो फॉरवर्ड जाएगा। तो एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर के बढ़ाने से रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड। ओके, अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं तो, अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया तो हीट हो जाएगी कम, और हीट कम हो गई तो क्या होगा, रिएक्शन जो आपका इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में जाएगा कि हीट इंक्रीज करे। और हीट इंक्रीज कहां कर रही है, जब वो रिएक्टेंट साइड आ रही है, मतलब जब वो आपके पास जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो अलग अलग हो जाएंगे। तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर? ओके, अब बिल्कुल शॉर्ट में बोलते हैं कि इतनी कहानी से हमें समझ में क्या आया है। ठीक, तो अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। क्लियर? और टेम्परेचर के कम करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। और एंडोथर्मिक के लिए टेम्परेचर के बढ़ने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। क्लियर? तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एक्सोथर्मिक है और आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। कोई भी ऐसी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक है तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर? ये हमने किसके लिए किया, सॉलिड इन लिक्विड्स के लिए। ठीक, तो हमने बोला कि दो तरह से सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट हो रहा था, वन इज टेम्परेचर एंड सेकेंड इज प्रेशर। बट सॉलिड के केस में प्रेशर ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगा, तो सिर्फ किस पे
फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर से इफेक्टेड होंगे, ठीक है। वो हमने कर लिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है गैस इन सॉलिड के लिए। सो गैस इन सॉलिड के लिए भी टेम्परेचर और प्रेशर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। बट जैसे इस केस में प्रेशर ने इफेक्ट नहीं किया था, यहां पे सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अगर टेम्परेचर की बात करें तो पहले आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी गैस को किसी भी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा वो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, ठीक है। क्या है रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। अब आप लोग खुद को एक आंसर दोगे कि अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। इट मींस कि अगर हम टेम्परेचर, हमने गैस एंड लिक्विड का कोई एग्जांपल ले लिया, ठीक है, कोई सॉल्यूशन ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाए, ठीक है, क्लियर। ओके, तो एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रेशर। प्रेशर गैस एंड लिक्विड के सॉल्यूशन को कैसे अफेक्ट करेगा, तो इसके लिए जो लॉ दिया गया, जिसने इस पूरी चीज को एक्सप्लेन किया गया, वो लॉ है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ ने कुछ स्टेटमेंट दी कि जब भी आप गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, आप प्रेशर बढ़ाओगे, कम करोगे, क्या फर्क पड़ेगा, क्लियर। ओके, तो अब हम करेंगे हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। ओके, तो हेनरी ने क्या स्टेटमेंट दी, हेनरी लॉ क्या बोलता है कि जो मास है गैस का कितना डिसॉल्व करेगा एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक। दो स्टेटमेंट है, मैं फर्स्ट वाली बोल रही हूं। मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। जो आपके पास गैस आपने ली है उसके प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। तो m गैस इज इक्वल्स टू k, मैंने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया k, और वहां पे क्या आ जाएगा, p गैस। दिस इज द ओल्ड स्टेटमेंट। अब न्यू क्या बोलती है कि न्यू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है गैस का, ठीक है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, काई लिखते हैं ना हम, स्टार्टिंग में करा है हमने, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। मतलब कितनी गैस डिसॉल्व हुई डायरेक्टली डिपेंड कर रही है प्रेशर के ऊपर। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा आपको मोल्स के जो गैस के मोल्स है वो देखने को मिलेंगे, मतलब आपके पास गैस ज्यादा कंसंट्रेशन में वहां पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो एट गिवन टेम्परेचर या एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जब इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोला जाता है हेनरीज कांस्टेंट, एंड दिस इज द हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। KH इज हेनरी कांस्टेंट। अच्छा, P गैस को ना कई बार पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस भी बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ना बहुत से स्टूडेंट्स को ना कंफ्यूजन रहती है कि पार्शियल प्रेशर और नॉर्मल प्रेशर का डिफरेंस क्या है। तो देखो आप ऐसे याद रखोगे कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये कोई गैस है, ठीक, यहाँ कोई गैस प्रेजेंट है, इस ये जितना भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही है उसे हम बोलेंगे P0 गैस, ठीक है, क्लियर, मतलब सिंपल प्रेशर ऑफ द गैस। अच्छा, अगर यही गैस को मैंने किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया, मतलब सॉल्यूशन बना दिया, जब मैंने सॉल्यूशन बना दिया तो अब जो यहाँ पे प्रेशर आएगा वो उतना तो नहीं होगा ना जितना इंडिविजुअल का था, कुछ तो चेंज किया। तो जब सॉल्यूशन के अंदर हम प्रेशर की बात करते हैं
तो उसे बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। यहां पे आपने गैस डाली है तो हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो प्योर के लिए नॉट लगाते हैं और जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर चेक करते हो तो हम उसको टर्म बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। पार्शियल मतलब खुद ही बता रहा, नॉट कंप्लीटली, ठीक है। ओके, यहां पे KH क्या है? KH इज हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। एंड Hg क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये सेम, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालने तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, जितने भी उसमें मोल्स प्रेजेंट है डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ओके। अच्छा, अगर हम KH की बात करें, ठीक है, अगर हम KH की बात कर रहे हैं तो KH भले ही क्या है? कांस्टेंट, नाम इसका क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, बट ये जो KH की वैल्यू है हर गैस के लिए डिफरेंट वैल्यू है, ठीक। और खास बात, हर गैस के लिए डिफरेंट वैल्यू तो है, पर एक गैस के लिए भी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। सेम गैस के लिए भी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं, डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। और ये कब होगा? जब आप टेम्परेचर चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे? टेम्परेचर। इसका मतलब KH हर गैस के लिए अलग है और टेम्परेचर के चेंज करने पर एक पर्टिकुलर गैस के लिए भी वैल्यू क्या होती जाएंगी? अलग अलग होती जाएंगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि KH को फर्क पड़ रहा है? किस चीज से? प्रेशर से फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो KH और प्रेशर से तो पड़ ही रहा है, मतलब हमें प्रेशर से KH के ऊपर तो नहीं पड़ेगा, बट हेनरी के अकॉर्डिंग तो पड़ रहा है जब हम मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। KH को सिर्फ फर्क पड़ेगा टेम्परेचर से। और क्या रिलेशन है दोनों के बीच में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब देखो, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है कि KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, T है इनवर्सली। अभी क्लियर करते हैं कैसे। KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एंड अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो KH भी क्या करेगा? इंक्रीज। और KH इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करती जाएगी? अभी थोड़ी देर पहले किया ना कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या आ गई? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर यहां तक? तो सॉल्युबिलिटी आप लोगों को याद रह जाएगी। यहां वो तो ये देखो, यहां से भी रह जाएगा। अगर आपको KH निकालना तो PY क्या हो जाएगा? X ऑफ द गैस, काई ऑफ द गैस। इसका मतलब अगर आप KH बढ़ाते हो तो मोल फ्रैक्शन क्या होती जाएगी? कम। मोल फ्रैक्शन कम मतलब सॉल्युबिलिटी कम, सॉल्युबिलिटी कम मतलब टेम्परेचर के साथ रिलेट करना हो तो क्या आ जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है किसके लिए? KH के लिए, कि वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है और सॉल्युबिलिटी के साथ कैसे डिपेंड करती है। क्लियर? ओके। अच्छा, कई बार क्या करता है, क्वेश्चन कैसे देते हैं कि KH वैल्यू मान लो O2 के लिए दे दी और हीलियम के लिए दे दी। एक और चीज, जो KH की वैल्यूज है ना वो किस में होंगी, मतलब उनके यूनिट्स क्या होंगे? तो KH के यूनिट सेम एज KH के यूनिट सेम एज प्रेशर होते हैं, ठीक है। जो प्रेशर के यूनिट होंगे, अगर प्रेशर आपको गैस का एटमॉस्फेयर में दे रखा है तो KH भी एटमॉस्फेयर में और किसी चीज में दे रखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब KH के यूनिट की जब आप बात कर रहे हो तो किलो बार हो सकते हैं, बार हो सकता है, एटमॉस्फेयर हो सकता है, पास्कल हो सकता है, mm ऑफ Hg हो सकता है, एटसेट्रा। क्लियर? ओके। तो यहां पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगर KH ऑफ O2 दे दे और KH ऑफ हीलियम दे दे, इसका दे दिया इसने 0.44 किलो बार और इसका दे दिया 1.45 किलो बार, और हमसे पूछ ले विच हैविंग मोर सॉल्युबिलिटी, विच हैविंग मोर सॉल्युबिलिटी। तो देखो, ऐसा तो नहीं है कि हमें सारी वैल्यूज याद करनी है, नहीं रखने की जरूरत है। कैसे पता चलेगा कि इन दोनों में से किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? सिंपल रिलेशन लगाओ, जिसका KH ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। दोनों में से KH किसका ज्यादा है? KH फॉर हीलियम इज ग्रेटर, इट मींस हीलियम इज लेस सॉल्युबल एज कंपैरिजन टू
ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्लियर हो गया। बस हमने क्या लगाया, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन लगा दी केएच के अकॉर्डिंग, और हमें आंसर मिल गया कि ऑक्सीजन इज मोर सॉल्युबल। क्यों आया, क्लियर है? करें नेक्स्ट। ओके, अब नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। ये हेनरी लॉ का डेली लाइफ में क्या यूज है? तो फर्स्ट है कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये रूल कैसे फॉलो हो रहा है या ये लॉ कैसे फॉलो हो रहा है? तो आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक तो पीते होंगे, ठीक है। हम कोक की बोतल या किसी और चीज़ की किसी भी कोल्ड ड्रिंक की जब हम बॉटल ओपन करते हैं, ठीक है, तो अगर हमने बॉटल ओपन करके थोड़ी देर के लिए भी छोड़ दिया, तो मान लो जब हमने बॉटल बिल्कुल ओपन करी थी, पहले तो एक चीज़ वहाँ पे जो बबल्स है नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे होते हैं, कुछ आवाज़ आती है, ठीक है। सेकेंड, अगर उस बॉटल में से तब हमने कोल्ड ड्रिंक पी और कुछ टाइम के बाद हमने उसको एज इट इज बंद, बिल्कुल अच्छे से बंद करके साइड पे रख दिया, तब पी, दोनों में क्या डिफरेंस आता है? फर्स्ट टाइम जब आपने पी वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन जब आप बाद में पी रहे हो CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, अब कम हो गई है, उतना पता नहीं चल रहा कि उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन हेनरी लॉ। कैसे? जब तक आपके पास प्रेशर हाई था, बॉटल सील थी, प्रेशर हाई था, मतलब मेंटेन करके रखा है, प्रेशर ज्यादा था, तो जो सॉल्युबिलिटी है उस गैस की, मतलब जो सॉल्युबिलिटी है CO2 की इन कोल्ड ड्रिंक्स, वो भी क्या थी, ज्यादा थी। जैसे आपने प्रेशर कम कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, मतलब आपने बॉटल ही ओपन करी, बट जो प्रेशर मेंटेन था वो अब डिक्रीज कर चुका है। अगर प्रेशर कम हो गया तो ये जो मोल फ्रिक्शन है वो भी क्या हो जाएगी, कम। अब CO2 की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी, क्योंकि गैस को आप ज्यादा प्रेशर देके ही उसके अंदर डिसॉल्व करवा सकते हो। अगर आपने प्रेशर रिलीज कर दिया तो उसको क्या मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा बाहर जाने का। मतलब अगर जैसे भी हमें जो गैसेज है उनकी प्रॉपर्टी तो पता है ना, क्या कर जाती है, इसलिए डिफ्यूज कर जाती है, छोटी सा भी होल मिलेगा फटाफट से क्या कर जाएंगी, हाई प्रेशर से लो की तरफ को भाग जाती है। ठीक है, तो सेम इसमें भी यही केस होगा। क्लियर? ओके, सेकेंड आता है हाई एल्टीट्यूड पे, एट हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता जाता है, प्रेशर कम होता जाता है। प्रेशर कम हो रहा है, इसका मतलब जो आपके पास गैस का अमाउंट है वहां पे पहले कम है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन लिख देते हैं, ठीक है, वो कम है। ठीक, तो हाई एल्टीट्यूड पे कोई भी जाएगा तो जब वो ब्रीथ करता है इतनी ज्यादा ऑक्सीजन अंदर प्रेजेंट नहीं हो पाती, मतलब इनहेल नहीं कर पाता है, क्योंकि क्या है, उसकी मोल्स कम हो गए, मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाती है। जब ऑक्सीजन जितनी रिक्वायर है वो मिल ही नहीं पा रही है, तो क्या होता है, धीरे धीरे एनोक्सिया की कंडीशन आ जाती है। एनोक्सिया का मतलब कि जब ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलेगी तो डीजीनेस थोड़ी क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जो ब्रेन है प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। क्लियर? ओके, तो ये यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो हेनरी लॉ है वो अप्लाई हो रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है जो सी डाइवर्स होते हैं, ठीक है, जो सी डाइवर्स हैं या जिन्हें हम स्कूबा डाइवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, जो स्कूबा डाइवर्स हैं वो ओशियन में नीचे डेप्थ की तरफ को जाते हैं, मतलब डेप्थ की तरफ को जाते जाएंगे नीचे की तरफ को, बिल्कुल, तो प्रेशर क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उन्हें जो है ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जाते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन तीनों चीजें डाली जाती है। क्लियर? ओके, अब होता क्या है, जब तक वो जो डाइवर्स हैं वो नीचे हैं, यहाँ पे जहाँ पे आपके पास क्या है, प्रेशर बहुत हाई है, तो क्या हुआ, जो आपके पास नाइट्रोजन थी वो क्या हो गई है, आपकी बॉडी के अंदर चली गई और हाई प्रेशर की वजह से सॉल्युबल भी हो जाएगी, क्योंकि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, मोल फ्रिक्शन, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उसकी उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे वो बॉडी काम कर रही है, ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या हुआ, नाइट्रोजन इंक्रीज कर गई। अब
जब वो वापस ऊपर की तरफ को आएंगे तो अभी भी नाइट्रोजन क्या है, बॉडी के अंदर ट्रैप है ना। अब नाइट्रोजन क्या चाह रही है, प्रेशर कम हुआ, सॉल्युबिलिटी कम, अब वो फटाफट से बॉडी से निकलना चाह रही है, ठीक है। तो जब वो बॉडी से निकलने की कोशिश करती है तो वो जहां पे उसको स्पेस मिलता है वहीं से निकलना की कोशिश करती है। तो जो बॉडी के ऊपर है ना वो बेंड जैसी सिचुएशन हो जाती है, मतलब स्वेलिंग जैसी पूरी बॉडी पे। और अगर ये बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। जैसे मान लो ये आपका आउटर लेयर है स्किन की ना, तो उसके ऊपर ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएगा कुछ, ठीक। और पेनफुल भी होता है ये, और बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाए तो डेथ भी हो सकती है। अच्छा, इस कंडीशन को इसे बोलते हैं बैंड्स कंडीशन, ठीक है। इससे बचने के लिए डाइवर्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जब उन्हें ऊपर आना है तो उन्हें एकदम नहीं आना है, क्या करना है, धीरे धीरे ऊपर आना है। अब धीरे धीरे ऊपर आने से होगा क्या, अगर वो धीरे धीरे ऊपर आते हैं तो नाइट्रोजन को टाइम मिल जाएगा बॉडी से लीव करने के लिए। अगर टाइमली जो है नाइट्रोजन खुद ही बॉडी से लीव कर जाएगी तो ये बेंड जैसी सिचुएशन नहीं आएगी, ठीक है। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई चीज डिसॉल्व हो गई या फिर किसी गैस की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो हेनरी ने बोला प्रेशर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा ही रहेगी। लेकिन अगर आप प्रेशर डाउन कर दो तो क्या हो जाएगा, प्रेशर कम किया तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक। तो ये क्या है, एप्लीकेशंस है हेनरीज लॉ के। क्लियर। अब देखो इक्वेशन देख लेते हैं कि यहां से क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है। मान लो एसटीपी के ऊपर जो CO2 गैस है, CO2 गैस है इन कोल्ड ड्रिंक्स, उसकी हमें मोलारिटी दे रखी है, मोलारिटी 0.195 मोलर, ठीक है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट हेनरीज कांस्टेंट, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, KH, ठीक। तो CO2 एट STP बता दिया कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, तो वो मोलारिटी में दी है, और हमें KH निकालने को बोल दिया। क्लियर। अब हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू KH इंटू काई, काई ऑफ द गैस, और यहाँ पे गैस CO2 है। क्लियर। प्रेशर KH काई, तीन चीजें हैं जिसमें से गिवन मुझे क्या है, मोलारिटी गिवन है, ठीक है। मोलारिटी हमें क्या बता देगी, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, तो देखो 0.9195 CO2 है, कितने वाटर के अंदर, इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। चलो ये डाटा तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, क्लियर, ओके। अब आते हैं P पे, KH निकालने को बोला और P तो गिवन ही नहीं है, कैसे निकाल ले फिर हम, तो उसने एक हिंट दिया है STP। तो बताओ STP पे प्रेशर कितना होता है, तो प्रेशर होता है हमारे पास 0.987 बार या फिर 1 ATM, आपको जिसमें आंसर निकालना है आप निकाल सकते हो, हम पहले बार में निकाल लेते हैं। क्लियर, ओके। तो प्रेशर ऑफ द गैस इज 0.987 बार, इसका मतलब KH की वैल्यू भी किस में आएगी, इन बार, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.195, टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे 0.195 प्लस 1000 ओवर 18, क्योंकि मोल्स निकालने तो गिवन मास ओवर मोलर मास, किसका लेके चलना था हमें, वाटर में, ठीक है। तो यहां पे वो हमें किस में बताना चाहता है, वाटर के अंदर। क्लियर। अब हम KH निकाल सकते हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा 0.987 डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको दोनों को डिवाइड करें तो 55.5 मोल्स आ जाते हैं हमारे पास, तो मैंने ये ऊपर लिख दिया, इन दोनों को ऐड कर लो 55.5 और 0.195, तो ये आ गया हमारे पास 55.695 इज इक्वल्स टू KH, ठीक, ओके। अब देखो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है ना, इन दोनों को इतने बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, तो अगर तो आपके पास ऑप्शंस में क्या है, बहुत ज़्यादा गैप है, मतलब जो ऑप्शन दे रखी है उनमें बहुत ज़्यादा गैप है, कोई 11 पॉइंट है, कोई 13 पॉइंट है, या जो भी आंसर है, ठीक है, गैप बहुत है। अगर ABCD तीनों चारों की चारों ऑप्शंस में, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो। अब अप्रॉक्सीमेट कैसे करोगे, तो ये है 0.9, क्या मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 लिख सकती हूँ, बोलो,
ठीक है, ओके 55.695 था, नीचे आ गया 0.195। क्लियर? अभी ऊपर बन गया 55.695। अच्छा, इसको अप्रोक्सीमेट कर दें अगर हम, तो ये 56 बन जाएगा पूरा का पूरा। तो मैंने यहां पे ले लिया 56। क्लियर? ओके, इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.2 बन जाएगा। तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ 56/2, ये बन गया मेरे पास। तो KH कितना आ गया मेरे पास? 280। अच्छा, यूनिट्स क्या आएंगे? तो यूनिट थे हमारे पास प्रेशर के यूनिट बार, मोल फ्रैक्शन होती है यूनिट लेस। तो KH भी कितना आ गया? 280 बार। ठीक है, ये हमने अप्रोक्सीमेट आंसर निकाला है। क्लियर? तो जो भी ऑप्शंस इसके नियर बाय होगी हम उसको टिक लगा देंगे। क्लियर? ओके, तो ये था हेनरी कांस्टेंट, हेनरी लॉ, उसकी एप्लीकेशन और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हेनरी लॉ के लिए। सेम कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा? मोल्स पूछ लेगा। तो बस यही फॉर्मूला है, इसी को ही क्या करना है हमें, यहीं से जो भी वैल्यू वो निकालने को बोल रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? ओके, अब हेनरी कांस्टेंट हेनरी लॉ के बाद जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास वो है वेपर प्रेशर, और ये हम पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर? तो इसमें सबसे पहले आता है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर होता क्या है? तो सिंपल टर्म्स में बोले कि जब आपने किसी लिक्विड को हीट किया और उसने जो वेपर्स बनाए, ठीक है, ये आपके पास क्या है? ये लिक्विड है मान लो, और क्लोज कंटेनर में आप ये कर रहे हो, ऊपर क्या है हमारे पास? वेपर है। अगर कंटेनर बंद है, कूल करेंगे फिर से नीचे गिर जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो रेट ऑफ इवापोरेशन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो क्या कर जाएंगे? इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, इक्वेट कर जाएंगे। क्लियर? ओके, उस केस में हम अगर बात करें कि एट इक्विलिब्रियम जो लिक्विड है और जो वेपर बन रहे हैं वो जो एक दूसरे पे प्रेशर लगा रहे हैं, सिंपल टर्म्स में बोले पहले तो ये बोलो कि वेपर जो बन रहे हैं वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं उसे क्या बोला जाता है? वेपर प्रेशर बोला जाता है। ठीक, जब आप यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बात करोगे तो इक्विलिब्रियम पे जो लिक्विड है आपके पास, ठीक है, और जो आपके पास वेपर हैं, दोनों इक्विलिब्रियम अटेन करेंगे और यहाँ पे जो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगेगा उसे क्या बोला जाएगा? वेपर प्रेशर। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट है यही वेपर प्रेशर कितना लग रहा है जब सॉल्यूशन बनाया या आपने जब मिक्सिंग करी, उसके बाद टोटल प्रेशर कितना आया, इंडिविजुअल का पार्शियल प्रेशर कितना है, ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट करेंगे वो हमें कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके लिए क्या लॉ दिया गया, कैसे हम उससे फॉर्मूला देखेंगे। ठीक, तो जो लॉ दिया गया वो है राउल्स लॉ। और राउल्स लॉ दो तरह के सॉल्यूशंस के लिए दिया गया। एक वो जिसमें वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, मतलब A एंड B, मतलब जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वॉलेटाइल, और एक वो जिसमें एक ही चीज वॉलेटाइल है, वो होगा सॉल्वेंट, और सॉल्यूट मेरे पास क्या आ गया? नॉन वॉलेटाइल। ठीक, तो यहां पे जब हम राउल्स लॉ सबसे पहले करते हैं वॉलेटाइल्स के लिए। ठीक है, जब हमारे पास वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स आर वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है जो इजीली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए और जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि वो इजीली वेपर में कन्वर्ट होगा तो ज्यादा वेपर बनाएगा, ज्यादा वेपर तो ज्यादा वेपर प्रेशर। ठीक है, तो हम एक और चीज बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर कम आएगा। ठीक, ओके, तो इस केस में दोनों ही चीजें हमारे पास क्या है? वॉलेटाइल है। तो राउल्स ने बोला कि अगर आपने मिक्सिंग करी है A और B, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिए, दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पे इसमें से एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द राउल्स लॉ द
पार्शियल प्रेशर आप समझ गए ना किसके लिए बोल रहा है वो, ये जब आपने मिक्सिंग कर दी, जब ए और बी इंडिविजुअल थे ना, तो इनके जो प्रेशर थे उन्हें बोलेगा वो पी नॉट ए और पी नॉट बी। जब मिक्सिंग कर दी तो ये बन गए पार्शियल वेपर प्रेशर। तो राउल्ट ने बोला कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मतलब दोनों के लिए बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। ठीक, जो भी पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है उसकी मोल फ्रैक्शन के ऊपर। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसे क्या बोला जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए। इसमें जो पी नॉट ए है वो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, या फिर मैं लिख देती हूँ प्योर ए या प्योर सॉल्वेंट, और एक्स ए क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन, मतलब काई है, बेसिकली ये काई है। और जो पी ए है क्या है, वो है पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं कि अगर मुझे बी कंपोनेंट के लिए लिखना हो तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी, ये इसके इक्वल आ जाएगा। फिर अगर उस पूरे के पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर निकालना हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो पीटी किसके इक्वल होगा, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, ये हमें किसने बताया, डाल्टन प्रेशर पढ़ते हैं ना हम, वहां पे कि जो टोटल प्रेशर है वो इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होता है। तो यहां से एक इक्वेशन ये बन जाएगी, मैं नीचे लिख रही हूं इसको, यहां से हमारे पास इक्वेशन ये बन जाएगी कि Pt is equals to P naught A x A plus P naught B x B। क्लियर, एक फॉर्मूला ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि XA और XB की टर्म्स में ना लिख के, अगर मैं इसे XA की टर्म में लिखना चाहूं या फिर सिर्फ XB की टर्म्स में लिखना चाहूं तो कैसे लिखेंगे। तो पहले मैं लिख रही हूं XA की टर्म्स में, तो PT किसके इक्वल आ जाएगा, P नॉट A XA। XB को क्या लिख सकती हूँ, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, इसी को रीअरेंज कर रही हूं और XB किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस XA। क्लियर, तो इसको मैं और क्या लिख सकती हूं, P नॉट A माइनस P नॉट B XA प्लस P नॉट B। ये समझ में आया मैंने कैसे किया, सिर्फ रीअरेंज किया, इसको यहां पे मल्टीप्लाई करो, यहां पे भी मल्टीप्लाई करो, एक्स ए दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लिया, वो ये आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। क्लियर, तो ये मैंने फॉर्मूला बनाया इन टर्म्स ऑफ एक्स ए। अब मैं दूसरा लिख रही हूं इन टर्म्स ऑफ एक्स बी, तो क्या करेंगे, एक बार अपनी कॉपीज में करो, हमारे पास क्या बन जाएगा, पी नॉट ए और यहां पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। PT किसके इक्वल आ जाएगा, P नॉट A प्लस माइनस के P नॉट A एक्स बी प्लस P नॉट B एक्स बी। कॉमन निकाल ले तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, PT इज इक्वल्स टू P नॉट A प्लस P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू एक्स बी। ये मैंने रीअरेंज किया है यहां पे। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास क्या है, टोटल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ओनली वन कंपोनेंट, आइदर A और B। ठीक, ओके। अब ये था राउल्स का लॉ किसके लिए, फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। इस केस में अगर राउल्ट का ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो यहां पे है हमारे पास वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, यहां पे है हमने ले ली मोल फ्रैक्शन काई। अब हम ये क्या मान रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर सिर्फ मैंने एक ही कंपोनेंट लिया है एक्स ए, और एक्स बी इस पॉइंट के ऊपर क्या है, 0 है। यहां पे मैं लिख रही हूं कि एक्स बी मैक्सिमम होगा और एक्स ए क्या हो जाएगा, 0। बीच वाले किसी भी पॉइंट पे देखोगे तो एक्स ए और एक्स बी दोनों मिलेंगे, डिपेंड करता है एक कौन से केस में एक ज्यादा होगा या किसी केस में एक कम होगा। ठीक है,
वो चेंज कर जाएगा, अदरवाइज ये रहा हमारे पास डाटा। अगर यहाँ पे सिर्फ एक कंपोनेंट है और यहाँ पे जो प्रेशर आ रहा है वो क्या बोलूँगी मैं उसे, अगर सिर्फ एक कंपोनेंट है और उसी का प्रेशर आ रहा है तो उसे बोला जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और वो भी किसका आएगा, ए का। तो मैंने मान लिया ये पी नॉट ए आ गया, ठीक है। और हम ये मान लेते हैं ये मेरे पास पी नॉट बी है। अच्छा, हमें कैसे पता कि पी नॉट ए बड़ा है या बी, तो वो कुछ भी हो सकता है। जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा वो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो कम वॉलेटाइल होगा वो कम उसका नीचे आएगा, मतलब कि उसका कम होगा, ठीक। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि सॉल्यूट भले ही वॉलेटाइल है बट सॉल्वेंट जितना नहीं है, तो इसका कम आ गया, इसका क्या आ गया, ज्यादा। अब जैसे जैसे हम इस पॉइंट से इस तरफ को जाएंगे तो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे इसका जो पार्शियल प्रेशर था प्योर कंपोनेंट का वो इधर ज्यादा था, और सॉल्यूशन की तरफ को क्या होता जा रहा है, जहां पे कंसंट्रेशन उसकी जीरो होगी वहां पे उसका प्रेशर भी जीरो हो गया। फिर से ए के लिए ए का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है, और जैसे जैसे इस तरफ को जाओगे वैल्यू क्या करती जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा पीटी, मतलब ये आप किसी भी पॉइंट पे अगर चेक करोगे तो ये हमें क्या देगा, टोटल प्रेशर देगा। क्लियर, ओके। अच्छा, इसी तरह से अगर हम, अच्छा सबसे पहले यहां तक हो गया ना क्लियर, तो नॉन वॉलेटाइल के लिए कर लें अब। ओके, नॉन वॉलेटाइल में आपका जो बी है, सॉल्यूट हम बी को मान रहे हैं ना, वो नॉन वॉलेटाइल है, वेपर प्रेशर उतने ज्यादा बनेंगे नहीं। तो राउट बोलता है कि जो पीटी है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे पहले आता था पी ए प्लस पी बी, पर पी बी इज नॉन वॉलेटाइल, तो इससे तो फर्क ही नहीं पड़ेगा टोटल प्रेशर को, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर इतना कम हो कि हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो नॉन वॉलेटाइल के केस में पी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी ए और पी नॉट ए इंटू, क्लियर। तो इसका मतलब यहां पे अगर x 0 है तो यहां पे x 1 आएगा, यहां पे वेपर प्रेशर है तो अगर यहां पे x 0 है तो यहां पे वेपर प्रेशर भी 0, यहां पे x मैक्सिमम है तो मान लो इसका प्रेशर यहां पे मैक्सिमम पहुंच गया। तो ये है मेरे पास P नॉट A, और ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो रही है तो वेपर प्रेशर भी उस कंपोनेंट का क्या करता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अकॉर्डिंग टू राउल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज करेगा। क्लियर, तो ये थी मोल फ्रैक्शन और इधर था वेपर प्रेशर। दोनों क्लियर है, वॉलेटाइल के लिए और नॉन वॉलेटाइल के लिए। एक और चीज, ये हम सिर्फ लिक्विड टू लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो आप टोटल प्रेशर और जो भी चीजें निकालने की कोशिश कर रहे हो वो सारी हम लिक्विड सॉल्यूशन में देख रहे हैं। बट अगर आपको गैस फेज में देखना है, मतलब यहां पे देखना है, यहां पे देखना है, यहां पे देखना है, यहां पे देखना है, गैस फेज में कंसंट्रेशन देखनी है तो राउल्ट लॉ फॉलो नहीं होगा, वहां पे डाल्टन लॉ ही फॉलो होगा। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन जब आपको मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में निकालनी है तो वो किसके इक्वल आएगा, पी ए इज इक्वल्स टू पी टी इंटू वाई ए, ठीक है। वाई ए इज द, क्योंकि यहां पे मैं काई ए लिख रही हूं तो दोनों जगह सेम लिख देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो वाई ए एंड वाई वी आर द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और काई ए एंड काई बी आर द मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फॉर्म। क्लियर, तो अगर मुझे पीबी निकालना है तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, पी टी इंटू वाई वी। अच्छा, बाकी सारी चीजें सेम है कि अगर दोनों की मोल फ्रैक्शन को ऐड करूंगी तो उनका सम 1 से ग्रेटर नहीं जाएगा। बस यहाँ पे y लिखने का मतलब है कि हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि y फॉर वेपर फेज, एंड जो x है वो है जो काई है, बेसिकली जो काई है वो किसके लिए आ गया, लिक्विड के लिए। क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, ठीक, किसके बेसिस पे है, राउट्स लॉ के बेसिस पे। ओके,
तो सबसे पहले देखो क्या गिवन दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर, मतलब प्योर लिक्विड के दे रखे हैं, प्योर लिक्विड को क्या बोलते हो, पी ए पी बी या पी नॉट ए पी नॉट बी, यस करेक्ट, पी नॉट ए और पी नॉट बी, 450 700 mm ऑफ Hg। और क्या गिवन है, टोटल वेपर प्रेशर भी पता है 600 mm ऑफ Hg। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें लिक्विड मिक्सचर के अंदर कॉम्पोजिशन मतलब काई ए और काई बी निकालना है और वेपर फेज में वाई ए और वाई वी निकालना है। क्लियर? ओके, तो कैसे करेंगे, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, पी टी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सारी चीजें तो ठीक है कि पी टी भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, बट ना तो एक्स ए पता है ना तो एक्स भी पता है। और अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो वेरिएबल्स है जो अननोन है तो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, इक्वेशन जो भी बनेगी सॉल्व कैसे करोगे। तो किसी को कोई आइडिया आ रहा है कि कैसे करेंगे इसको? देखो थोड़ी देर पहले हमने किया कि हम इस इक्वेशन को वन वेरिएबल में भी लिख सकते हैं, वन वेरिएबल इन फॉर्म ऑफ कॉम्पोजिशन लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे वही लगाना है, तो मैं इसको 1 माइनस एक्स बी लिख रही हूं। ठीक, तो पीटी की वैल्यू डाल दो 600, पी नॉट ए 450 है, 1 माइनस एक्स बी है और पी नॉट बी है 700 इंटू एक्स बी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 600 माइनस 450 700 एक्स बी माइनस 450 एक्स बी, यही आएगा। एक बार रीअरेंज करो, ठीक है, और चेक करो यही आ रहा है, तो ये आ गया 250 एक्स बी और ये बन गया मेरे पास 150। एक्स बी निकाल लो कितना आएगा, 150 डिवाइडेड बाय 250, तो काई बी बन गया मेरे पास 0.6। अच्छा काई ए या तो मैं वैल्यू पुट करके फिर से वो फॉर्मूला लगाऊं एक कंपोनेंट में, या फिर मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, काई ए किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 0.6 के कितना बन गया 0.4। ओके, तो हमें कॉम्पोजिशन निकालनी थी लिक्विड मिक्सचर में, वो हमने कैलकुलेट कर ली। क्लियर? ओके, अब हमें वाई और वाई बी भी निकालना है, वाई ए और वाई पी ए ओवर पी टी के इक्वल आ जाएगा, पी ए ओवर पी टी के इक्वल आ जाएगा। चलो सॉरी, पी नॉट बी, पी ए किसके इक्वल है, पी ए कितना आ रहा है, तो पी ए हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए डिवाइडेड बाय पी टी। पी नॉट ए 400 है, एक्स ए 0.4 है डिवाइडेड बाय 600, ये बन गया, ये यहीं पे काट देते हैं। तो इसकी जगह हमारे पास आ गया 8 डिवाइडेड बाय 30 और इसे अगर हम डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0.2। ठीक है, 0.26 मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या बोल सकते हैं कि 3 आएगा। अगर ये 0.3 है तो वो कितना हो जाएगा, वाई भी कितना हो जाएगा 0.7, 1 माइनस कर दो, या इस फॉर्मूला में पुट करना है तब भी चेक कर सकते हो। तो पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी डिवाइडेड बाय पी टी। पी नॉट बी कितना था हमारे पास 700, एक्स बी कितना है 0.6 डिवाइडेड बाय 600, तो ये आ गया हमारे पास 0.7। हो गया मैच? तो ये देखो पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि ये तुम फिर से डिवाइड करो, यहाँ पे तो चलो कट जा रहा है इजीली। तो बेटर है कि जैसे तुम्हारे पास y आ गया तो 1 माइनस करके बाय v निकाल लो, x a आ गया, काई a आ गया तो 1 माइनस करके काई v निकाल लो। क्लियर? ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया राउट्स लॉ।